परिभाषा हम लोग देखेंगे कि इतिहास यानी हिस्ट्री। इतिहास, अगर इतिहास की हम लोग बात करें तो इतिहास लैटिन भाषा का दो शब्द होता है। एक होता है इतिहास, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही, ऐसा ही, और हास का मतलब होता है हुआ होगा, हुआ होगा, अर्थात ऐसा ही हुआ होगा। अर्थात क्या हो जाएगा, ऐसा ही हुआ होगा। तो निश्चित रूप से हम इतिहास में ऐसे घटना को पढ़ते हैं जो घटना क्या हो चुका है, बीत चुका है। तो बीते हुए घटना, इति मतलब बीती भी होता है, बीते हुए घटना को जब हम पढ़ेंगे तब उसी को कहेंगे इतिहास। लेकिन यदि ऐसे हम बोलते हैं कि बीते हुए घटना का अध्ययन इतिहास कहलाता है तो हो सकता है गलत हो जाए। लेकिन इतिहास की परिभाषा की अगर बात करें तो इतिहास की परिभाषा क्या होता है कि किसी भी घटना का, घटना चाहे कोई भी रहे, किसी भी घटना के क्रमबद्ध ज्ञान को ही इतिहास कहते हैं, इतिहास कहते हैं। हम लोग को याद रखना है कि किसी भी घटना के क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और कोई ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे जो किसी भी घटना को क्रमबद्ध रूप से लिखे होंगे, तो उस व्यक्ति का नाम था हेरोडोटस। तो याद रखना है, इतिहास में किसी भी घटना को क्रमबद्ध तरीके से सबसे पहले लिखने का काम कौन किए थे, हेरोडोटस, हेरोडोटस। और हेरोडोटस सबसे पहले जो किसी भी घटना को क्रमबद्ध तरीका से लिखे थे, कौन सा पुस्तक में लिखे थे, पुस्तक का नाम क्या था, तो याद रखना है हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। इसी पुस्तक में किसी भी घटना को क्रमबद्ध तरीका से लिखे थे। इसी कारण हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है, ये बात याद रखना है। और हिस्टोरिका को कहा जाता है इतिहास की प्रथम पुस्तक, इतिहास की प्रथम पुस्तक। तो ये बात याद रखना है कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनके द्वारा लिखा गया प्रथम पुस्तक जो है हिस्टोरिका है, जिसे इतिहास का प्रथम पुस्तक कहा जाता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग देखें कि इतिहास क्या है। इतिहास किसी भी घटना के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। इतिहास की प्रथम पुस्तक कौन सा है, हिस्टोरिका है। लिखे कौन है, हेरोडोटस लिखे हैं। इसी कारण इन्हें इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि इतिहास को हम लोग कितने कालखंड में बांट सकते हैं। ठीक है, इसको, हिस्ट्री को, हिस्ट्री को कुल मिलाकर हम लोग 3 कालखंड में बांटेंगे, 3 कालखंड में बांटेंगे, 3 कालखंड में बांटेंगे, जिसमें लोगों का पहला जो कालखंड होगा वो होगा प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा हो जाएगा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। यानी हम लोग कालखंड के हिसाब से इतिहास को 3 भागों में बांटे, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर आपके मन में आ रहा होगा कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है और ऐतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है, ऐसे समय को कहा जाता है
जिस समय लोग को न लिखना आता था न पढ़ना आता था, लोग खाना बदोश थे, सीधा समझ जाइए आदि मानव थे। तो इस यानी प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल होता है जिसका ना तो लिखित विवरण मौजूद है। अब लिखित विवरण मौजूद नहीं है तो क्या उसको कोई पढ़ पाएगा? तो है ही नहीं तो पढ़ेगा क्या? तो याद रखना है, यहां से कोई साक्ष्य नहीं मिला था, ठीक है, यानी ऐसा काल जिसका कोई लिखित विवरण मौजूद ना हो। ऐसा काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं हो, वैसे काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। फिर दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, लेकिन हम लोग पहले देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल जो होता है उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है। उसको भी कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल होता है, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और एक होता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। देखिए, चूंकि हम मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री की मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत का इतिहास का शुरुआत कहां से होता है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। फिर आपका आगे हो जाएगा दूसरा जो है आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और बताए हैं अभी आप लोगों को, प्रागैतिहासिक काल में ऐसा काल होता है, प्रागैतिहासिक काल, जिसका लिखित विवरण मौजूद नहीं है। और लिखित विवरण मौजूद नहीं है तो साक्ष्य के आधार पर इतिहास को लिखा गया होगा। तो आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें लिखित विवरण मौजूद है, लिखित विवरण मौजूद है, लिखित विवरण है, ठीक है। यानी लिखा हुआ तो है लेकिन इसको कोई नहीं पढ़ पाया, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है। तो याद रखना है, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसका लिखित विवरण तो मौजूद है लेकिन अभी तक इसे कोई पढ़ नहीं पाया। तो कहिएगा ये कैसा हुआ? तो ऐसे जो विवरण होते हैं उसे कहा जाता है अवाचनीय। क्या कहा जाता है? बिना बोलने योग्य। और आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग जो है हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था, कोई भी अभी तक उसको पढ़ नहीं पाया है। तो ऐसे घटना को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। किस काल में पढ़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। अब होता है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब हो जाता है आपका ऐतिहासिक काल। तो पहला देखे प्रागैतिहासिक काल, दूसरा देखे आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। फिर आद्य ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक काल। कौन सा काल देखेंगे? ऐतिहासिक काल को देखेंगे। और ऐतिहासिक काल में याद रखना है, इस ऐतिहासिक काल को भी हम लोग 3 भागों में बांटेंगे। इस ऐतिहासिक काल को भी हम लोग कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा आपका प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा हो जाएगा आपका मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा हो जाएगा आपका आधुनिक
आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो हम लोगों को याद रखना है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। और प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास जो होता है हड़प्पा सभ्यता के पश्चात, यानी ऐसे हड़प्पा सभ्यता से ही प्राचीन इतिहास हम लोग शुरू करते हैं। तो कहां से कहां तक होता है तो आप याद रखिएगा, यानी शुरू से लेकर 712 ईस्वी तक। ठीक है, फिर मध्यकालीन इतिहास की अगर बात किया जाए तो 712 ईस्वी अरबों के सिंध आक्रमण से शुरू होता है और जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक, यानी कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं 1707 ईस्वी तक। फिर आधुनिक भारत की इतिहास की अगर बात करें तो 1707 ईस्वी से लेके यानी वर्तमान समय तक बोल सकते हैं, या 1947 ले लीजिए मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अब प्राचीन इतिहास में हम लोग जो है, जैसे आदि ऐतिहासिक काल में हम लोग हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता को पढ़ लेंगे। उसके पश्चात हम लोग महाजनपद की ओर बढ़ेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वैष्णव धर्म, शैव धर्म, ईसाई धर्म। उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में। फिर महाजनपद में एक महाजनपद मगध, और मगध को शुरू करने के पश्चात हम लोग मगध में पढ़ेंगे पहला राजवंश मगध का, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश। इसी प्रकार से फिर विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, 2 विदेशी आक्रमण भी होता है। पढ़ते पढ़ते 712 ईस्वी तक पहुंच जाएंगे तो आपका प्राचीन इतिहास खत्म होगा। फिर हम लोग अरबों के सिंध पर आक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाता है अरब पर, वहां के राजा दाहिर होते हैं, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे आएंगे, तुर्क आक्रमण होगा, मोहम्मद गौरी का आक्रमण होगा। मोहम्मद गौरी अपना गुलाम छोड़ देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना और दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना। दिल्ली सल्तनत में हम लोग कुल 5 राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश, उसके पश्चात पढ़ेंगे गुलाम वंश के पश्चात कौन सा वंश हो जाता है, गुलाम वंश के पश्चात हो जाता है आपका खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करते हैं बाबर, और फिर वहां से शुरुआत होता है मुगल वंश का। मुगल वंश में बाबर आएंगे, उसके पश्चात हुमायूं, अकबर, अकबर के पश्चात जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, बहादुर शाह, उसके पश्चात रफी उत्तरजात, रफी उद्दौला, यानी इसी प्रकार से फर्रुखसियर, कई सारा शासक बनते हैं। तो मुगल वंश को पढ़ेंगे, मुगल वंश हो जाएगा, फिर विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। तो ये सब पढ़ने के पश्चात हम लोगों का मध्यकालीन इतिहास क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। अगर बात करें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास की, तो तीनों इतिहास में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन ज्यादा पूछा जाता है, तो पूछा जाता है आधुनिक भारत का इतिहास। यदि इतिहास से 10 क्वेश्चन उठा लीजिए, 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा, तो याद रखना अकेले 5 क्वेश्चन कहां से रहेगा, आधुनिक भारत के इतिहास से रहेगा, बाकी 5 क्वेश्चन ये दोनों से रहेगा। तो निश्चित रूप से इसीलिए हम शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास की जो शुरुआत होती है वो यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से शुरू होती है, और यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन से ही हम लोग क्या करेंगे, इस आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। तो देख पा रहे हैं, हम आपको इसलिए ये बताए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इतिहास को कहां से छोड़कर पढ़ रहे हैं। ठीक है, छोड़कर कहां से, प्रागैतिहासिक काल छोड़ दिए, आदि ऐतिहासिक काल छोड़ दिए, फिर ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को 3 भाग में बांटे, आदि ऐतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। यानी कुल मिलाकर आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास सबको छोड़कर एक जो है आधुनिक भारत के इतिहास की ओर क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो यहां से शुरू होता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का
इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अब आधुनिक भारत के इतिहास में आपका पहला चैप्टर होता है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब कहिएगा सर, यूरोपीय कंपनियों का भारत में जो आगमन हुआ क्यों हुआ, आखिर क्या जरूरत पड़ा कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन? क्या इससे पहले यूरोपीय लोग भारत के साथ व्यापार नहीं करते थे? तो निश्चित रूप से इससे पहले भी यूरोपीय लोग भारत के साथ व्यापार करते थे। कैसे करते थे? तो यूरोपीय लोग जो थे वो स्थलीय मार्ग से व्यापार करते थे। किस मार्ग से? स्थलीय मार्ग से व्यापार करते थे। तो हम लोगों को याद रखना है कि ये जो यूरोपीय कंपनी है भारत के साथ स्थलीय मार्ग से व्यापार करता था, लेकिन क्या जरूरत पड़ा कि स्थलीय मार्ग से व्यापार बंद करना पड़ा? आखिर क्या हुआ था उस समय कि स्थलीय मार्ग से व्यापार करना बंद हो गया? तो थोड़ा सा हम इतिहास में पीछे लेकर चलेंगे आपको, इतिहास में पीछे लेकर चलेंगे कि व्यापार कहां से होता था, वो हम लोग को क्या करेंगे देखेंगे। अब देखिएगा, ये है वर्ल्ड का मैप, विश्व का मैप है। इसमें आपको दिखेगा यूरोप, इसमें क्या दिखेगा? यूरोप दिखेगा। और ध्यान से देखिएगा तो इधर से यूरोप, ये पूरा का पूरा क्या है? यूरोप है। अब यूरोप के साथ भारत का क्या व्यापार होता था? प्राचीन काल में भी होता था, मध्यकाल में भी होता था और आधुनिक काल में भी होता है। तो कैसे होता था? तो याद रखना है, ये स्थलीय मार्ग से व्यापार होता था। किस मार्ग से? स्थलीय मार्ग से। तो भारत का जो सामग्री था, कच्चा सामग्री हो या बोल सकते हैं औषधि हो, सूती वस्त्र हो, ऐसे तो रेशम मार्ग से भी जाता था सामान यूरोप के बाजार में। लेकिन याद रखना है कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके पश्चात ईरान, इराक, तुर्की और बाद में भूमध्य सागर होते हुए ये कहां चला जाता था? यूरोप के बाजार में सामग्री चला जाता था, कच्चा माल चला जाता था। कहां? भारत का यूरोप के बाजार में जाता था, सामान बिकता था, व्यापारी लोग इससे व्यापार करते थे, मुनाफा कमाते थे। लेकिन एक घटना बीच में घट जाती है, वो घटना होता है 1453 ईस्वी को। वो घटना कब का होता है? 1453 ईस्वी को होता है। और 1453 ईस्वी में ये एक ऐतिहासिक घटना है और यही यूरोपीय कंपनी को भारत आगमन के लिए क्या करता है? मजबूर कर देता है। तो क्या घटना था? तो 1453 ईस्वी को जो हुआ था कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, कहिएगा ये तो अभी नाम नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। अब कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया। इस्तांबुल क्या कर दिया गया? इस्तांबुल कर दिया गया। तो याद रखना है, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की के मुसलमानों का अधिकार हो चुका था। तो तुर्की के मुसलमानों का अधिकार जब कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में हो गया, तो अब मुसलमान जो हुआ करता था, मुस्लिम जो हुआ करता था, बोला कि इस मार्ग से तुम उतना दिन व्यापार कर रहा है, फ्री में कर रहा है, खूब मुनाफा कमा रहा है व्यापारी सब, अब तुमको इस मार्ग से व्यापार करने पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्योंकि तुम, अब हम क्या कर चुके हैं? कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर चुके हैं। तो कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कौन किया? तुर्की किया, तुर्की किया। अब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की अधिकार कर चुका है। अब इस मार्ग से जो भी व्यापारी जा रहा है उसको अत्यधिक मात्रा में टैक्स देना पड़ रहा है। टैक्स तो दे ही रहा है, साथ ही साथ टैक्स देने के बावजूद ये कच्चा सामग्री लेकर रास्ते में जाता तो आगे जाकर इसको लूट लिया जाता, मार दिया जाता। व्यापारी में काफी दहशत आ गया कि हम टैक्स भी दे रहे हैं और उसके बावजूद हमारा सामान को लूट लिया जाता है, हमें मार दिया जाता है। व्यापारी लोग काफी टेंशन में थे। और संयोग देखिए, उसी समय यूरोप में चल रहा था पुनर्जागरण।
यूरोप में क्या चल रहा था? पुनर्जागरण चल रहा था। अब कहिएगा पुनर्जागरण होता क्या है? तो पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनः जागना। मतलब ये कि यूरोप के बाजार में जो अंधविश्वास था लोगों में, वो अंधविश्वास धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ और लोग विज्ञान से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। अंधविश्वास क्या था? तो अंधविश्वास ये था कि यूरोप के लोगों को पता था कि हम जो है यूरोप के जो लोग थे वो उनको लगता था पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी गोल है तो हम पृथ्वी के उस पार जाएंगे तो गिर जाएंगे और पाताल में विलीन हो जाएंगे, ऐसा लगता था। यूरोप के लोगों को दिशा सूचक यंत्र के बारे में जानकारी नहीं था। यूरोप के लोग दिशा के बारे में नहीं जानते थे। उनमें यह अंधविश्वास था कि अगर हम चले गए समुद्र में, महासागर में, तो महासागर में जाने के पश्चात क्या होगा? महासागर में जाने के पश्चात हम उसमें क्या करेंगे? विलीन हो जाएंगे। वास्तव में ऐसा नहीं था। महासागर में बहुत ज्यादा क्या होता था? उफान मारता है और नाव उस समय का विकसित नहीं था, इसलिए वो डूब जाता था। तो लगता था अरे बाप रे बाप, भगवान गुस्सा गए। ठीक है, भगवान गुस्सा गए, इसी कारण हम क्या हुए? डूब गए। तो लोग समुद्र में अपना नाव नहीं उतारता था। तो ये सब से लोग को मुक्त यानी जो है बोल सकते हैं कि ये सब से लोग क्या करना शुरू कर दिया? प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, आखिर ऐसा हुआ क्यों? तब लोग जब विज्ञान से प्रश्न पूछना शुरू किया, तब दिशा सूचक यंत्र का खोज हुआ। कहा जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लोगों को आवश्यकता हुआ तो लोग दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार कर लिया, उससे ज्ञान सीख लिया, दिशा का ज्ञान सीख लिया। उसके पश्चात क्या हुआ? तो उसके पश्चात हल्का और तेज चलने वाला कैरावल जहाज का निर्माण हुआ। और इस प्रकार से याद रखना है कि धीरे धीरे पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण के पश्चात अब क्या हुआ? नया नया मार्ग खोज निकालना शुरू किया। और इसमें दो देश हैं, दो देश, एक पुर्तगाल है और एक स्पेन है। एक पुर्तगाल है और एक स्पेन है। तो पुर्तगाल और स्पेन की अगर बात करें तो अब हम थोड़ा सा आपको एक मैजिकल मैप बनाए हैं, वो दिखाते हैं, उससे आपको और अच्छा से समझ में आएगा किस प्रकार से कैसा घटना होता है। तो दो देश आपको बता रहे हैं, एक स्पेन है और एक क्या है? पुर्तगाल। कभी कभी पूछा जाता है कि ये जो है पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में हुआ, ये तो आप बता रहे। यूरोप में इटली में, यूरोप में कहा हुआ? इटली में हुआ। एक पुर्तगाल है, एक क्या है? स्पेन। दो देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भौगोलिक खोज में, तो वो हम थोड़ा सा क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये है मैप आपका जो हम बनाए हैं, और कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यहां मिलेगा। ठीक है, तो अब इसी में पूरा कहानी हम आपको समझा देंगे। आपको बताए दो देश है। कितना देश है? दो देश है। एक का नाम है स्पेन और एक का नाम है पुर्तगाल। अब स्पेन की राजधानी मैड्रिड है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और दोनों जो है बंदरगाह है। दोनों क्या है? बंदरगाह है। राजधानी भी है, बंदरगाह भी है। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी बंबई, बंबई क्या है? बंदरगाह है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखेंगे ये पुर्तगाल और ये स्पेन। तो सबसे पहले व्यापारिक मार्ग खोजा जाएगा, और उस समय देखिए पुर्तगाल और स्पेन दो देश था। उस समय पुर्तगाल के जो महाराज थे, राजा थे, हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम था? हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, ये राजा और एक रानी थी जिनका नाम था ईसाबेल। ईसाबेल, ये दोनों भी बहुत अच्छा अपना भूमिका निभा रहे थे भौगोलिक खोज में, नया नया आविष्कार में। और कहते थे जो भी नया नया आविष्कार करेगा उसको क्या मिलेगा? उपहार मिलेगा, उसको बहुत सारा धन देंगे। ठीक है, तो काफी प्रोत्साहित करते थे हेनरी द नेविगेटर और महारानी इसाबेल।
ठीक है, तो याद रखना है, हेनरी द नेविगेटर और इसाबेल प्रोत्साहित करते थे भौगोलिक खोज को। और अब शुरुआत होता है भौगोलिक खोज की, और शुरुआत करता है पुर्तगाल। और पुर्तगाल में याद रखना है, एक पुर्तगाली यात्री थे जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था? बार्थोलोमियो डियाज। दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लीजिए, देखिए बार्थोलोमियो डियाज, ये पुर्तगाली यात्री थे। और ये एक जहाजी बेड़ा लेते हैं और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से अपना जहाजी बेड़ा अटलांटिक महासागर में उतारते हैं। और अटलांटिक महासागर में अपना जहाजी बेड़ा उतारते हैं तो अटलांटिक महासागर को ये पार करते हैं। और अटलांटिक महासागर को पार करते हुए ये इस प्रकार से आते आते आ जाते हैं कहां? तो दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर। ये दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पर आ जाते हैं। और होता क्या है कि आप भी अगर कहीं जाते होंगे, मान लेते हैं एग्जाम देने जाते होंगे, मान लेते हैं कहीं ननिहाल जाते होंगे, 5 दिन रहना है तो एकदम पूरा सामान वामान पैक कर लेते हो, बैग में उठाते होंगे और चल देते होंगे। उसी प्रकार से ये भी तो निश्चित रूप से तैयार होके आ रहा होगा, सामग्री अपना खाना पीना जितना भी होगा सब सामान लेकर आ रहा होगा। तो आते आते यहाँ लगभग इनका खत्म होने वाला था सामग्री, और आगे जाते तो खाते क्या? तो यही दक्षिण अफ्रीका के इस क्षेत्र पर रुके। अब इस क्षेत्र इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो नाम रखेंगे। अब इस क्षेत्र के बाद वो आशा करते हैं, इस जगह के बाद ये आशा करते हैं कि नहीं, इसके आगे क्या होगा? भारत होगा। ठीक है, ये इनका उत्तम आशा था, अच्छा सोच था, उत्तम सोच था कि हाँ निश्चित रूप से, और सही भी था, इसके आगे भारत था भी। नाम क्या रखे वो? नाम रखे उत्तम आशा अंतरिक्ष। क्या नाम रख दिए? उत्तम आशा अंतरिक्ष। अंग्रेजी में बोले तो कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम होगा? कैप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिक्ष। और यहीं से वो आशा करके पुनः अपने स्वदेश लौट जाते हैं। तो एक बार पुर्तगाल, अब दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि हम खोजेंगे तो हम खोजेंगे। अब दूसरा देश आएगा पुर्तगाल, और पुर्तगाल क्या करेगा? एक पुर्तगाली यात्री, सॉरी स्पेन, स्पेन क्या करेगा? स्पेन की राजधानी मैड्रिड से एक और स्पेन की यात्री जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कोलंबस को। ठीक है, देखिए कोलंबस है, ये क्या है? कोलंबस। अब कोलंबस क्या करेंगे? एक जहाजी बेड़ा स्पेन की राजधानी मैड्रिड से उतारेंगे और ये रास्ता भटक जाएंगे और अटलांटिक महासागर से पूरब की ओर चल जाएंगे और इस पार आ जाएंगे। गलती से मिस्टेक कर दिए, और गलती से मिस्टेक करने के बाद अब होता क्या है? उस समय सोचिए, गलती से भी नया नया चीज खोज देते हैं। अब अटलांटिक महासागर को पार करके उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंच गए, और पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद कहते हैं अरे बात, हम तो नया दुनिया खोज दिए हैं, ये तो अलगे लग रहा है, ये तो भारत है ही नहीं। तो नामे रख देते हैं इसका। क्या रख देते हैं? नई दुनिया। क्या रखते हैं? नई दुनिया। और कहते हैं यहाँ का लोगो अलगे है। ठीक है, इंडियन जैसे नए है लेकिन देखने में तो लगभग होने लगता है। कहे नहीं, इसका नाम रख दो रेड इंडियन। क्या नाम रख दो? रेड इंडियन। तो देख पा रहे हैं ये नई दुनिया है और रेड इंडियन। तो कुल मिलाकर क्या पूरा अमेरिका को खोजे थे? नहीं, पूरा को नहीं खोजे थे, अमेरिका के पूर्वी तट तक ही रह पाए थे ये। इसीलिए कभी कभी प्रश्न पूछता है अमेरिका का खोज कौन किया? तो कोलंबस किया। कब किया? 1492 ईस्वी में किया। अमेरिका के किस तट पर पहुंचा? पूर्वी तट पर पहुंचा। नाम क्या रखा? रेड, नई दुनिया रखा। वहां रहने वाला लोग का नाम क्या रखा? रेड इंडियन रखा। क्या रखा? रेड इंडियन रखा। लेकिन इसी अमेरिका को विस्तार पूर्वक खोजने का काम कौन किया? तो इसी अमेरिका को विस्तार पूर्वक खोजने का काम किया था अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची, और इन्हीं के नाम पर इस महादेश का नाम पड़ा अमेरिका। क्या नाम पड़ा? अमेरिका नाम पड़ा। तो ये बात हम लोगों को याद रखना। अभी भी क्या भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज कर पाया कोई? नहीं कर पाया। अब आगे हम लोग देखेंगे
भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया जाएगा। और कौन करेगा? कौन करेगा? तो पुर्तगाल की एक यात्री होंगे वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। अब देखिएगा, अब वास्को डी गामा अकेले नहीं, 3 जहाजी बेड़ा लेकर चलते हैं। जैसे साइकिल चलते हैं तो एकदम लाइन से 3 हो जाते हैं, उसी प्रकार से 3 जहाजी बेड़ा लेकर चलते हैं। 3 जहाजी बेड़ा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में अपना 3 बड़ा बड़ा जहाजी बेड़ा उतारते हैं। तीनों जहाज का नाम क्या है? तो तीनों जहाज का नाम है, एक का नाम बोरियो, दूसरा का नाम राफेल और तीसरा का नाम गैब्रियल। अब देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए, ये 3 गो जहाज है, राफेल, बोरियो, गैब्रियल, और तीनों जहाजी बेड़ा लेकर चल देते हैं कहां? भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोजना। कभी कभी कोई बोलता है नहीं भारत को खोजने गए थे, भारत भुतला गया था, भारत अडिग है, जहां था वहीं है वहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने चला कौन? वास्को डी गामा। अब तीनों जहाजी बेड़ा जा रहा है, अटलांटिक महासागर को पार किया, वास्को डी गामा एकदम जा रहे हैं, कहां पहुंच जाएंगे? वहीं जहां कौन पहुंचा था? बार्थोलोमियो डियाज। और बार्थोलोमियो डियाज पहुंचे थे केप ऑफ गुड होप, और केप ऑफ गुड होप होते हुए आगे बढ़ते हैं तो रास्ता थोड़ा सा भूलते हैं, अरे बाल पिघल जाएंगे। तो आप भी कहीं जाते हैं, मान लेते हैं बेगूसराय जा रहे हैं, रंगदार जिला, और बेगूसराय जाइएगा, मान लेते हैं रास्ते भूल गए, पूछेगा भाई जी बेगूसराय चल जेते? तो बोलते हैं हाँ चल जेते, चल जाते हैं। तो यो भाई जी को मिला था, एक वास्को डी गामा को मिला था अब्दुल मजीद, और अब्दुल मजीद मिले थे और बोले, मछुआरा थे, व्यापारी थे, ये मिले और बोलते हैं, पूछ लेते हैं वास्को डी गामा कि इधरे भारत है? बोलता हाँ चलिए भारत चलिए, इधर से सीधा निकल जाइए, पहुंच जाइएगा। वास्को डी गामा खुश हो गया, चल दिया। कहां चल दिया? अब उनको लग गया कि अरे अब तो हम सफलता पा गए, अब भारत को खोज दिए, नहीं, भारत के समुद्री मार्ग का खोज कर दिए। और जब ये पहुंचते हैं 20 मई को, कब? 20 मई 1498 ईस्वी को केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचते हैं। किस बंदरगाह पर पहुंचते हैं? तो आप देख लीजिए, यह है केरल का कालीकट बंदरगाह, और यहाँ का जो राजा था, यहाँ का राजा का नाम था जमोरिन। यहाँ के राजा का नाम क्या था? जमोरिन। तो क्वेश्चन रहता है, वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था कालीकट, केरल के कालीकट, तो वहां के राजा कौन थे? जमोरिन थे। और क्या होता है पता है? जमोरिन एकदम पूरा स्वागत के लिए ढोल पिपू बाजा लेकर आता है। वास्को डी गामा डर जाता है, अरे बाप आज तो हम मरिए जाएंगे, मारिए देगा आज। लेकिन जब इनका काफी स्वागत किया जाता है मान सम्मान के साथ, ठीक वैसे ही जैसे पहला बार कोई ससुराल जाता है, एकदम मन तृप्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहा, वास्को डी गामा का खूब स्वागत हुआ, जमोरिन खूब स्वागत किया, और जमोरिन जब स्वागत करता है खूब ज्यादा, तो वास्को डी गामा काफी खुश होते हैं, और वास्को डी गामा कहते हैं आप इजाजत दीजिए सरकार, हमको अब क्या करना है? अपने स्वदेश लौटना है। तो होता क्या है कि रास्ता में कुछ मोटरियो बांध दिया जाएगा कि लेने जा। तो होता क्या है, राजा जमोरिन जो है इनको मसाला, काली मिर्च, कुछ औषधि, ये सब दे देते हैं, और पुनः उसी मार्ग से ये वापस होते हैं। इसी मार्ग से लीजिए कहां पहुंच गए? ये पुर्तगाल पहुंच गए। और पुर्तगाल में जब पहुंचते हैं तो तहलका मचा देते हैं। कौन? वास्को डी गामा। एकदम पूरा वास्को डी गामा का स्वागत होता है, अरे बाल ये तो खोज दिया, व्यापारिक मार्ग खोज दिया। महाराज भी उनको काफी प्रोत्साहित करते हैं, और उसके बाद और भी हो जाता है, तहलका मचता है। कब? जब ये यूरोप के बाजार में उसी मसाला को बेचते हैं, और मसाला को बेचते हैं तो आने में और जाने में मान लेते हैं वास्को डी गामा को 1 लाख रुपया खर्च हुआ। तो सोच लीजिए कमाया कितना लाख? 60 लाख। कितना लाख? 60 लाख कमाया। बताइए, आने जाने में 1 लाख खर्चा किया, 60 लाख कमाया। व्यापारी पगलाएगा कि नहीं पगलाएगा? बाप रे, इतना ज्यादा लाभ।
ये बात यूरोप के बाजार में आग की तरह फैल गया। आखिर मसाला इतना महंगा क्यों बिका? अरे सीधा समझिए, यूरोप में ठंडा ज्यादा रहता है, और ठंडा ज्यादा रहता है तो मसालाओं का स्वाद, मसाला यानी वहां का जो आदमी है वो मीट मुर्गा ज्यादा खाता है, मांस ज्यादा खाता है, और मांस में गरम मसाला एकदम स्वादिष्ट मसाला मिलाइएगा तो 2-3 दिन खा सकते हैं। ठंडी में खाए, सुबह बनाए, दोपहर खाए, शाम खाए, सुबह हम खाए, तो इसीलिए मसाला ज्यादा महंगा बिका और 60 गुना मुनाफा कमाया। और यूरोप के बाजार में ये बात आग की तरह फैल गया और बोला हम भी जाएंगे। उधर पुर्तगाली तुरंत आ गया भारत, फिर बोला डच हम भी जाएंगे, फिर ब्रिटिश बोला हम भी जाएंगे, फिर डेनिश बोला अरे हम भी जाएंगे, फिर फ्रांसीसी भी आ गया, फिर स्पेनिश भी आ गया। इतना कंपनी आया, इतना कंपनी आया, इसमें एक ही कंपनी था, कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत आकर सब कंपनी को पराजित कर देता है और एक ही सर्वे सर्वा करता धरता सरता बन जाता है। और धीरे धीरे वो इंतजार करता है कि किस प्रकार से अगर केंद्र में कमजोर राजा हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे पराजित करके भारत को अपना उपनिवेश बनाएंगे। और ऐसा ही करता है, धीरे धीरे भारत को वो अपना क्या बना लेता है, उपनिवेश बना लेता है, और भारत अंग्रेजों का क्या हो जाता है, गुलाम। तो आप बोल सकते हैं एक मसाला है जो धीरे धीरे भारत को क्या बनाया, गुलाम। तो कैसा लगा क्लास? अगर अच्छा क्लास लगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा कमेंट आप हमको मोटिवेट कर सकता है और अगला क्लास बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। फिर इस कमेंट को पढ़ने के बाद फिर हम आपके लिए एक और अच्छा अगला क्लास तैयार करके लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं।